आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। और हमें पता चलेगा कि सर यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है उसको बोलते हैं एफ, फोकस दूरी। और ये क्या है, ये वाली जो दूरी होगी, ये वाली जो दूरी, ये आर का आधा ही तो है। सिर्फ मैं आपको बताऊंगा आवर्धन क्षमता कि भाई किसी दर्पण की आवर्धन क्षमता इतनी इतनी इन्फॉर्मेशन से मैं 3 बातें बता सकता हूँ। पहली बात बता दूंगा कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा कि आभासी होगा। दूसरा, प्रतिबिंब सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा। तीसरा, प्रतिबिंब छोटा होगा कि बड़ा होगा। प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु के बराबर लंबाई का बनता है। वस्तु के बराबर लंबाई का बनता है। जैसे दाढ़ी बनाते हैं, इसी को बोलते हैं हजामत। तो सर दाढ़ी बनाने वाला जो दर्पण होता है उसमें भी हम दाढ़ी के एक एक बाल को जूम करके देखते हैं कि सही कटा कि नहीं कटा, कहीं ऐसा तो नहीं स्किन कट जाएगी। तो उसको भी हम छोटे से छोटे बाल को बड़ा करके देखना चाहते हैं ताकि हमारी सेविंग अच्छी बन जाए। ये होता है दर्पण सूत्र। तो कभी आपसे कोई पूछ ले कि दर्पण फॉर्मूला क्या होता है, तो वो यही होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक वन डे एग्जाम्स हिंदी में। मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं। वेलकम टू द स्टडी 24.7। दोस्तों, भौतिक विज्ञान की जो अपनी सीरीज चल रही थी उस सीरीज का आज ये 77वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 76 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। हमने इससे पहले वाली क्लास में समझाया था कि सर प्रतिबिंब क्या होता है, कैसे बनता है और कितने प्रकार का होता है। साथ ही साथ हमने डिस्कस किया था कि सर दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने वहां बताया था 2 तरह के दर्पण होते हैं, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। तो समतल दर्पणों को हमने पिछली क्लास में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो पहले जाकर वो क्लास देखें, क्योंकि आज की ये जो क्लास है इसमें मैं कुछ कुछ कॉन्सेप्ट वो इस्तेमाल करूंगा जो मैंने कल बताए थे। इसीलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर इससे पहले उस क्लास को देख लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने देख ली होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सर गोलीय दर्पण क्या होता है। इसको इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब इनको स्फेरिकल मिरर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो स्फेरिकल शब्द है वह स्फीयर से बना है और स्फीयर का मतलब होता है गोला। गोला क्या होता है, जैसे आपने फुटबॉल देखी है तो हम फुटबॉल तो रबड़ की होती है, रबड़ की या फिर प्लास्टिक की वो फुटबॉल होती है। लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं कांच की बॉल की। कांच की एक फुटबॉल बनाएंगे और वो ट्रांसपेरेंट होगी आर पार। उसी फुटबॉल को काट के, उसी फुटबॉल को हम काटेंगे और दर्पणों का निर्माण करेंगे। 2 तरह के दर्पण बनेंगे। तो हमें पता चलेगा कि सर जो दर्पण है, गोलीय दर्पण है, वे किसी कांच की फुटबॉल को काट कर बनाए जाते हैं। एक तरह से कांच की फुटबॉल क्या होती है, स्फीयर। इसीलिए इनको स्फेरिकल मिरर कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये कांच के गोले को काट कर बनाए जाएंगे। कैसे बनाए जाएंगे वो तो हम अभी समझेंगे, लेकिन अभी हमें इतना समझ में आया कि अगर हमें गोलीय दर्पण बनाने हैं तो किसी कांच की फुटबॉल जैसी बॉल को काटना होगा, तो काट कर हम उनको बना सकते हैं। तो चलो हम इसको एक बार पढ़ देते हैं कि ये है क्या। वे दर्पण जो किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं गोलीय दर्पण कहलाते हैं। मतलब कांच के एक खोखले गोले को अगर हम काटेंगे तो वहां से 2 तरीके के दर्पण बनेंगे। कैसे बनेंगे अब हम वो समझते हैं। हमें यहाँ पर इस लाइन में लिखा भी है कि सर दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, ये जो गोलीय दर्पण। तो एक होता है सर उत्तल और एक होता है अवतल। हम ये समझेंगे कि सर उत्तल कैसे बनेगा और अवतल कैसे बनेगा, कौन सा उत्तल होता है और कौन सा अवतल होता है। तो ये वाली जो चीज है ये हम एक तरह से अभी आप सोचेंगे अपने माइंड में कि सर ये एक ट्रांसपेरेंट आर पार दिखने वाली कांच की फुटबॉल है। अगर हम इस फुटबॉल को किसी मशीन की सहायता से यहाँ से काट देंगे तो इस तरह से कटोरे जैसी संरचना आ जाएगी हमारे हाथ में। अगर हम मशीन से इसको यहाँ से काट देंगे तो हमारे हाथ में ये एक कटोरे जैसी संरचना आ जाएगी। एक हाथ में कटोरा आ गया। दूसरा, अगर हम यहाँ से काट देंगे तो सर दूसरे हाथ में भी ये कटोरे जैसी संरचना आ जाएगी। इसका मतलब दोनों हाथों में हमारे में कटोरे जैसी संरचना आएगी, एक ये और एक ये। अभी तो ये अगर इस पे लाइट डालेंगे तो सर लाइट आर पार हो जाएगी। लेकिन अगर हम क्या करें, 2 तरीके के कटोरे हैं, ऐसे इमेजिन करो, इसको हम इधर से काटा और इधर काटा तो सर इस तरह से 2 कटोरे निकल के आएंगे। अंदर इसकी जगह होगी और इसके भी अंदर जगह होगी। दोनों हाथों में एक एक कटोरा आ गया। कटोरा का मतलब ऐसा मत समझ लेना कि तुम भिखारी बन गए। यहाँ पर अभी इन कटोरों से मिरर बनाएंगे। कैसे बनेगा वो देखो अभी। तो इस तरह से 2 आ चुके हैं, ये तुम्हारे सामने मैंने चित्र दिखाया है। अब हमें बनाना है मिरर। तो मैंने कल बताया था कि अगर कोई कांच की प्लेट है, अगर उसको हमें दर्पण बनाना है
तो हम उसके पीछे पॉलिश कर रहे थे। पॉलिश कर रहे थे 4 चीज़ों की। कल वाली क्लास जिन लोगों ने देखी है, वे लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें कि वो 4 चीज़ें कौन-सी थीं, जिनकी हम पॉलिश करके मिरर बनाते थे। वो टाइप करेंगे क्योंकि ये मैंने कल बताया था, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग जानते होंगे। अब हम बात करते हैं, और हमने ये भी बताया था कि जब भी कभी मिरर बनाना होगा, तो जो पॉलिश होगी वह पॉलिश हमेशा राइट साइड पर करते हैं। हमेशा राइट साइड पे पॉलिश की जाती है। ऐसा क्यों करते हैं? राइट साइड पर ही क्यों करते हैं? इसका जवाब भी मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वो क्लासेस देख ली होंगी। तो अब देखो, यहाँ से हम क्या करते हैं? हमने क्या किया कि ये वाला जो कटोरा है, इस तरह से हमने इसके अंदर वाली सतह पर कलर कर दिया। अंदर वाली सतह पर कलर कर दिया, इसको रंग दिया। तो सर बाहर की तरफ, यहाँ पर ऊपर की तरफ चेहरा हमारा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो सर ये एक दर्पण बन जाएगा। तो ये जो मैंने दिखाया है, डिजाइनिंग ये जो दिखाई है ना, इसका मतलब है कि मैंने इसको अंदर से कलर किया है। इसके अंदर से ये कलर कर दिया है। तो फिर इस तरफ चेहरा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये इधर हम देखेंगे तो सर इधर हमारा चेहरा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं सर इस वाले की, तो हमने इस वाले कटोरे में क्या किया है? इस वाले में हमने बाहर से, जैसे मान लो जी ये कटोरा है, तो बाहर से इसको कलर किया है। अगर हमने बाहर से कलर कर दिया है तो इसके अंदर चेहरा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके अंदर यहाँ चेहरा दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो सर ये भी एक दर्पण बन गया, क्योंकि इसमें भी चेहरा अब दिख रहा है, और ये भी एक दर्पण बन गया, इसमें भी इधर चेहरा दिख रहा है। दोनों ही दोनों चेहरे दिखने वाले मिरर बन गए। लेकिन इनमें एक अंतर है। अंतर ये है कि सर ये वाला जो है, इसमें चेहरा इधर दिख रहा है, इधर, और इस वाले में चेहरा दिख रहा है अंदर। मतलब इस वाले में दिख रहा है बाहर की तरफ, और इस वाले में दिख रहा है सर अंदर की तरफ। तो इन दोनों को अलग अलग नामों से हम जानते हैं। पहले हम ये समझेंगे कि सर ये वाला जो है, जिसमें ऊपर की तरफ चेहरा दिख रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? ये वाला जो दर्पण बना है, इस दर्पण को बोलते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल उत्तल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण। और ये जो अंदर की तरफ चेहरा दिखता है, अंदर की तरफ जो चेहरा दिखेगा, सर इसका नाम होता है अवतल दर्पण। तो हम इसका भी नाम लिख देते हैं, ये है अवतल दर्पण। ये अवतल दर्पण है। अब देखो, उत्तल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उत्तल को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स, CONVEX, कॉन्वेक्स मिरर। और अवतल को इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव, CONCAVE, कॉनकेव मिरर। ये हमें समझ में आ गया है। सर ये होता है उत्तल दर्पण, और ये होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण वह होता है जिसमें अंदर की तरफ चेहरा दिखे, और उत्तल दर्पण वह होता है जो बाहर की तरफ चेहरा दिखेगा। तो हमें ये समझ में आ गया इनके नाम, कि सर ये उत्तल दर्पण होता है और ये अवतल दर्पण होता है। अब एक समस्या हमारे सामने खड़ी हुई। हमारे सामने क्या मतलब, वैज्ञानिकों के सामने खड़ी हुई, कि अगर हम उत्तल दर्पण बनाना है तो सर हमें ये बनाना पड़ेगा, और अवतल दर्पण बनाना है तो हमें ये बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ये बनाएंगे तो क्या इसमें टाइम खराब नहीं होगा? टाइम खराब होगा। तो उन्होंने इसकी एक जुगाड़ निकाली कि एक काम करिए, कि अगर हम इसकी जगह पर ऐसा चित्र बना दें तो सर हमारा टाइम बच जाएगा। फिजिक्स में आप जहां पर भी उत्तल दर्पण देखोगे, आपको ऐसा चित्र कहीं नजर नहीं आएगा। तो वैज्ञानिकों ने इसका एक तोड़ निकाल दिया है कि हम ऐसा नहीं बनाएंगे, जब भी बनाएंगे तब ऐसा बनाएंगे। और यहाँ पर ये सी क्या है? ये जो सी है ना, ये जिस गोले से काटा गया है उस गोले का ये सेंटर है, जो कि अभी हवा में आ चुका है। यहाँ पर भी ये सी क्या है? ये इस गोले से काटा गया है, इसका ये सेंटर है, जो कि यहाँ पर भी हवा में आ चुका है। तो ये वाला जो डायग्राम बनाया जाएगा तो सर इसमें टाइम खराब होता है, ये कन्फर्म है। तो ये टाइम खराब हमारा ज़्यादा ना हो, इसलिए हम इस वाले को इस डायग्राम से दिखाएंगे। तो अब आज के बाद जब भी हम उत्तल दर्पण बनाएंगे तो आपको चित्र यही बनाएंगे, ये वाला नहीं बनाएंगे। ये तो मैंने इसलिए समझाया है कि आखिरकार ये बना कैसे, कहाँ से। जैसे हमको दिख तो ये लाइन, हमें वैसे ही इसको देखा होगा तुमने, तो ये तुम्हें एक लाइन जैसा दिख रहा होगा कि सर एक तार है, तार मोड़ दिया, उसका इस तरह से पॉलिश कर दी। ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है ये, बस इसको दिखाते हम ऐसे ही। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि सर यही है। अब यहाँ पर ये सी क्या है? ये यही वाला सी है। और ये सी कौन सा था? ये इस
गोले से जिससे काटा गया है उसका ये सेंटर था। तो जिसका ये सेंटर था उसका सेंटर यहाँ आ चुका है और वो यही यही सेंटर ये है, मतलब ये वाला सेंटर ये आ चुका है। तो आज के बाद हम ऐसा दर्पण कहीं देखेंगे तो इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। अब हम बात करते हैं इधर, ये है सर अंदर की तरफ इसको चेहरा देख रहे हैं तो ये है कॉनकेव मिरर, इसका अंदर की तरफ चेहरा दिखेगा। तो आज के बाद हम इसका चित्र इस तरह से बनाएंगे, बाहर की तरफ पॉलिश हो रही है और चेहरा अंदर की तरफ दिखेगा। तो ये दर्पण आप ऐसा मत मानना कि ये तार है मुड़ा हुआ, नहीं, ऐसा है, लेकिन इसको टाइम बचाने के लिए हमने ऐसा बनाया है। तो हम समझ गए कि सर ये हो गया उत्तल दर्पण और ये हो चुका है अवतल दर्पण। अब हम यहाँ से कुछ परिभाषाएं समझेंगे, कुछ परिभाषाएं समझेंगे जो यहाँ पर काम आती हैं। सबसे पहला कि सर ये क्या है, ये जो सी है, तुम कहोगे सर यहाँ ये सी क्या है। इस सी को अगर गौर किया जाए तो सर ये सी जो है ना, ये इस गोले से, जिस गोले से ये काटा गया है उस गोले का ही केंद्र तो था। और इस सी का नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। तो यहाँ पर लिखा है सर वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसकी परिभाषा क्या बनेगी, तो हमने लिख दिया है कि दर्पण जिस गोले से काटा जाता है उसका केंद्र, ये जो दर्पण था ये इस गोले को काट कर ही तो बनाया गया है, तो इसका ये सेंटर है, वही सेंटर ये आ चुका है। तो इसके ही सेंटर को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो समझ में आ गया क्या होता है भैया, दर्पण जिस गोले से काटा जाएगा उस गोले का जो सेंटर होगा वही सेंटर इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब हम अगला कोई पॉइंट समझते हैं, ये है दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव होता है, इसको बोलते हैं पोल ऑफ मिरर। दर्पण का ध्रुव क्या होता है, जैसे ये जो मिरर है ना, ये मिरर, इस मिरर के जस्ट बीचों बीच में एक पॉइंट होगा, जिस पॉइंट से ये वक्रता केंद्र से होते हुए एक लाइन गुजर रही होगी। देखो कोई भी दर्पण है जिसके वक्रता केंद्र और इसके जस्ट बीचा बीच वाले पॉइंट से मिलाएंगे तो एक लाइन गुजर के जाएगी, इस लाइन को ही मुख्य अक्ष कहते हैं। तो हमने क्या किया है कि ये जो मिरर है इसके बीचों बीच में यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, इस पॉइंट का भी नाम दिया है, इस पॉइंट को नाम बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। तो ये हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये हो गया वक्रता केंद्र। यहाँ पर हमें ये समझ में आ गया, ये तो वक्रता केंद्र है, ये सी, और ये पी क्या है यहाँ पर, तो पी है यहाँ पर दर्पण का ध्रुव, ये वाला, इसको हम ध्रुव बोल देते हैं, पूरा नहीं लिखते हैं, दर्पण का ध्रुव है वैसे तो। ये हो गया ध्रुव, ये हो गया वक्रता केंद्र। तो हमें दो पॉइंट समझ में आए कि सर ये दो पॉइंट होते क्या है। तीसरा समझते हैं सर, ये पहले समझते हैं मुख्य अक्ष क्या है। मुख्य अक्ष क्या होती है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये है क्या, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो रेखा है, एक क्षैतिज रेखा है, जो क्षैतिज रेखा जो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर गुजर के जाएगी, सर इसी रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो समझ में आ गया सर, ये नॉर्मल सी बात है। ये अब हम समझते हैं सर फोकस बिंदु। तो फोकस बिंदु कहाँ पर होता है इसको समझो। ये जो वक्रता केंद्र है और ये जो ध्रुव है, इन दोनों के जस्ट बीचा बीच में, यहाँ बीचा बीच में कहीं एक बिंदु होता है एफ। अगर हमने इधर दिखाया है तो इधर भी दिखा सकते हैं, वक्रता केंद्र और इस ध्रुव के जस्ट बीचा बीच में यहाँ पर कहीं एफ होगा, इसी पॉइंट को फोकस बिंदु कहा जाता है। तो हम अगर फोकस बिंदु की बात करें सर, ये फोकस बिंदु क्या है, फोकल पॉइंट। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य का बिंदु, ये ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, इन दोनों के जस्ट बीचा बीच में जो पॉइंट होगा वही फोकल पॉइंट कहलाता है। समझ में आ गया होगा, ये चारों के चारों पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि सर कौन से पॉइंट को क्या नाम जानते, किस नाम से जानते हैं। ये है सर वक्रता केंद्र, होता क्या है, जिस गोले से ये काटा जाएगा उसका केंद्र। ये क्या है सर, इस दर्पण का जस्ट बीचा बीच का पॉइंट है, जस्ट बीचों बीच का पॉइंट है। अगर हम तो इसको हम बोल देंगे ध्रुव। ध्रुव के और वक्रता केंद्र के जस्ट बीचों बीच में भी एक पॉइंट पड़ेगा, उस पॉइंट का भी नाम हमने दे दिया है कि सर ये है फोकस बिंदु। ये हमें समझ में आ गया। ये जो लाइन है, जिस लाइन के ऊपर ये तीनों पॉइंट होते हैं, सर ये जो लाइन है, इस लाइन को मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो इतना हमें समझ में आ गया है। अब हम समझते हैं
इसके कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर देखो क्या है लिखा है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं वक्रता त्रिज्या क्या है। ये जो वक्रता केंद्र है ना, इस वक्रता केंद्र से लेकर इसकी ध्रुव तक की जो दूरी होगी वही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो हम अगर यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, देखो इधर से दिखाएंगे कि ये है सर वक्रता केंद्र और ये है हमारा ध्रुव। तो यहाँ से ये जो आर से रिप्रेजेंट करेंगे, देखो यहाँ से इसकी यहाँ सीध बन रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये पॉइंट, ये जो है डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो दूरी होगी वही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यही मैंने यहाँ लिखा है। एक इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। होती क्या है सर, दर्पण के वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। देखो दर्पण का ध्रुव ये गया P, वक्रता केंद्र ये गया, इन दोनों के जो बीच की दूरी होगी ये वाली, इसी को हमने वक्रता त्रिज्या कहा है। उत्तल दर्पण की ये हो गई और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ये हो गई। देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है पोल, इन दोनों के बीच की दूरी ये होगी वक्रता त्रिज्या। अगर हम यहाँ पर फोकस बिंदु दिखाना चाहें तो फोकस बिंदु सर इन दोनों के जस्ट बीच में कहीं होता है। मान लीजिए यहाँ पर फोकस पॉइंट होगा, यहाँ पर ये कहीं फोकस पॉइंट होगा, बीच में होता है। तो ये हमें समझ में आ गया सर वक्रता त्रिज्या क्या होती है। अब हम समझेंगे सर फोकस दूरी क्या होती है, फोकल लेंथ क्या होती है। तो देखो यहाँ पर हमें दिख रहा है सर ये जो फोकस बिंदु है ना, इस बिंदु से ध्रुव तक की दूरी जो है उसी को हम फोकस दूरी कहते हैं। स्मॉल एफ से हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं यहाँ पर, ये जो है ना, ये वाली जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से, तो फोकस बिंदु से लेकर ध्रुव तक की जो दूरी है वही फोकस दूरी कहलाती है। तो हमने यहाँ लिख भी दिया है कि फोकस बिंदु से ध्रुव तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। अब एक और पॉइंट है, अब यहाँ से एक बात हम समझ जाएंगे कि सर ये पॉइंट जो एफ था ये कहाँ था। सर ये सी और जस्ट पी के जस्ट बीचों बीच में था। तो इस बात की गारंटी है सर, अगर सी से लेकर पी तक की जितनी भी डिस्टेंस होगी उसकी दो बराबर भागों में उसको हम बांट सकते हैं, एक भाग ये और एक भाग ये। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है वो जस्ट बीच में होता है और हमें पता चलेगा कि सर यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है उसको बोलते हैं एफ, फोकस दूरी। और ये क्या है, ये वाली जो दूरी होगी, ये वाली जो दूरी, ये आर का आधा ही तो है। आर जितनी भी होगी उसका आधा कर देंगे तो ये निकल आएगा। तो यहाँ से एक हमें फॉर्मूला समझना होगा कि सर फोकस दूरी है उसे हम वक्रता त्रिज्या का आधा करके निकाल सकते हैं। वक्रता त्रिज्या का अगर आधा कर देंगे तो फोकस दूरी निकल आएगी। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये 6 पॉइंट समझ में आए होंगे। क्या है, कौन से हैं? वक्रता केंद्र क्या होता है, समझ में आ गया होगा। दर्पण का ध्रुव क्या होता है, ये वाला पॉइंट होता है। फोकस बिंदु क्या होता है सर, वक्रता केंद्र और ध्रुव के जस्ट बीचा बीच में जो पॉइंट होगा वही फोकस पॉइंट है। उसके बाद मुख्य अक्ष क्या है, ये तीनों के तीनों पॉइंट मिलाने वाली एक रेखा जो इनसे गुजर के जाए उसको मुख्य अक्ष कह देते हैं। दूसरा, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो समझ में आ गया सर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक की दूरी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं। अगला है सर फोकस दूरी क्या होती है। तो फोकस दूरी क्या होती है, ये फोकस पॉइंट है, ये कहाँ मिलेगा, पी और सी के जस्ट बीच में मिलेगा। तो ये बराबर बराबर भागों में बांट देता है इस आर को। तो आर का आर बट्टे दो ये है पार्ट, आर बट्टे दो ये है पार्ट। तो यहाँ से एक फॉर्मूला भी समझ सकते हैं कि अगर फोकस दूरी निकालनी है तो वक्रता त्रिज्या का आधा कर देते हैं तो फोकस दूरी निकल आती है। तो इतना हमें अभी समझ में आया कि सर दर्पण होते हैं हमारे दो और इन्हीं दर्पणों को हमने इन डायग्राम से दिखाया है। तो आज के बाद हम ऐसे डायग्राम कभी नहीं बनाएंगे तो सिर्फ ये वाले डायग्राम दो बनाएंगे। तो हम याद रखेंगे, देखो यहाँ पर एक बात हम याद रखेंगे कि ये जो अवतल दर्पण है और उत्तल दर्पण है इनका एक और नाम है। इनको जैसे ये जो है ना, अच्छा वो नाम मैं तब बताऊंगा जब मैं ये बताऊंगा कि ये करते क्या है। जैसे एक तो प्रकाश किरणों को फैलाने का काम करता है और एक प्रकाश किरणों को इकट्ठा काम करने का काम करता है। तो कुल मिलाकर जो फैलाता है उसको बोलते हैं डाइवर्जेंट और जो इकट्ठा करता है उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। मतलब एक होता है अभिसारी और एक होता है अपसारी। तो इनमें से एक होता है अपसारी जो फैलाएगा और इनमें से एक होता है कन्वर्जेंट अभिसारी जो इकट्ठा करता है। तो वो मैं अभी बताऊंगा जब मैं बताऊंगा कि सर इनके ऊपर प्रकाश की किरणें पड़ेंगी तो उन किरणों को ये किधर मोड़ते हैं, वो तब बताऊंगा। तो अभी हमें बस इतनी बात समझ में आई होगी कि सर ये 6 पॉइंट क्या है।
और इतना समझ में आ चुका है। अब हम समझेंगे सर चिन्ह परिपाठी क्या होती है, किसी वस्तु को कहाँ पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। चिन्ह परिपाठी क्या होती है दर्पणों की, उसको हम समझते हैं। तो चलिए पहले आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम चिन्ह परिपाठी को समझेंगे। तो चलिए अब हम चिन्ह परिपाठी को समझ लेते हैं कि चिन्ह परिपाठी क्या होती है। देखो इसको इंग्लिश में साइन कन्वेंशन फॉर मिरर कहा जाता है। मतलब दर्पणों से यदि आप प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं तो कुछ नियम कायदा कानून है जिनके अनुसार आप नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे। सर वो क्या नियम है उनको हम इसे समझते हैं। जैसे आपने सुना होगा सर कार्तीय तल, इंग्लिश में बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, इसको क्या बोलते हैं एक्स बाई प्लेन। जो एक्स बाई तल होता है उसी को कार्टेशियन प्लेन या फिर कार्तीय तल कहा जाता है। ये मैंने एक्स बाई प्लेन दिखाया है, इधर इधर देखो प्लस एक्स है, इधर माइनस एक्स, ये प्लस बाई है और ये माइनस बाई है। ये वाला जो है कार्टेशियन प्लेन, ये आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। अगर हमें दर्पणों से कोई प्रतिबिंब बनाना है तो सर दर्पण को कहाँ रखा जाता है। दर्पण को इस प्रकार से रखते हैं कि दर्पण का ये जो ध्रुव है वह इस कार्टेशियन प्लेन के मूल बिंदु पर आ जाए। यहाँ इस कार्टेशियन प्लेन का जो एक्स वाई प्लेन है इसका मूल बिंदु यहाँ पर होगा और यहीं पर हम उस दर्पण का ध्रुव रख देते हैं। इस तरीके से हम दर्पण को रखेंगे। यहाँ पर हमने ये उत्तल दर्पण रख दिया है और यहाँ पर हमने अवतल दर्पण रख दिया है। अवतल दर्पण का भी ये ध्रुव है वह इस एक्स वाई प्लेन के मूल बिंदु पर रखा हुआ है। इस तरह से तो हम दर्पणों को रखते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि सर इनके सामने इधर वस्तु को रखते हैं जिसका हम प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। तो यहाँ जो मैंने हरे कलर से दिखाया है वह वस्तु है, यहाँ पर भी ये जो हरे कलर से दिखाया है ये वस्तु है, और यहाँ पर जितने भी मैंने लाल कलर से दिखाए हैं वे इन वस्तुओं के प्रतिबिंब हैं। मतलब इस वाली वस्तु का ये प्रतिबिंब बन रहा है, इस वाली वस्तु का ये प्रतिबिंब बन रहा है और इधर भी बन सकता है। तो मतलब ये जो दर्पण है इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा, अवतल, ये अवतल दर्पण है और ये जो है ना ये उत्तल दर्पण है, ये है उत्तल दर्पण। अब अवतल दर्पण से देखो ये चित्र में जो मैंने दिखाया है वो एकदम रियल बात है। क्या बात है, जैसे मैंने दर्पण के पीछे इस वस्तु का प्रतिबिंब दिखाया है, इसका मतलब है कि जो उत्तल दर्पण है उससे हमेशा जब भी कभी प्रतिबिंब बनेगा तो वह इस दर्पण के पीछे ही बनेगा और हमेशा आभासी बनता है, वास्तविक इससे कभी नहीं बनता। उत्तल दर्पण से कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता। अगर वास्तविक बनता तो दर्पण के सामने बनता, जो कि दर्पण के सामने देखो मैंने कोई भी लाल कलर से नहीं दिखाया। इसका मतलब इसके द्वारा जो बनी गई इमेज है वह दर्पण के सामने कभी नहीं बनती और दर्पण के सामने वही इमेज बनती है जो रियल होती है और दर्पण के पीछे कौन सी इमेज बनती है, जो आभासी होती है। तो अगर हम बात करें सर यहाँ पर अवतल दर्पण की, तो सर अवतल दर्पण तो रियल इमेज भी बनाता है और अपने इधर पीछे भी बना रहा है, मतलब आभासी भी बनाता है। तो ये जो अवतल दर्पण है ये तो वास्तविक और आभासी दोनों तरह के प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन उत्तल दर्पण सिर्फ और सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ये वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता। ये एक नोट पॉइंट है जो हम लिख कर चलें, हम इससे ही समझ सकते हैं केवल इस डायग्राम को देखकर। अगर ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाता तो फिर मैं इधर बनाता कोई ना कोई प्रतिबिंब, लेकिन इधर मैंने बनाया नहीं है। इसका मतलब इससे उत्तल दर्पण से सिर्फ और सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनता है, वह भी दर्पण के पीछे बनता है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के सामने बनता है। ये हम याद रखेंगे। सर दर्पण के सामने अगर इधर होता तो वास्तविक होता, लेकिन इसके पीछे है तो आभासी होगा। इधर भी अगर देखेंगे तो सर ये दर्पण के आगे का हिस्सा है और ये दर्पण के पीछे का हिस्सा है, तो दर्पण के आगे बन रहा है ये प्रतिबिंब। इसका मतलब ये वाला जो दर्पण है वह वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है और सर यहाँ से देखो पीछे भी बन रहा है, तो ये आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है। ये दोनों तरीके का प्रतिबिंब बना देता है। अब हम समझते हैं सर यहाँ पर चिन्हों की वैल्यू। जैसे हम बात करें सर ये ध्रुव है, ध्रुव से लेकर वस्तु तक की जो दूरी होगी उसे हम वस्तु की दूरी बोलते हैं। अब आप हमको ये बताइए
ये वैसे भी कार्टेशियन प्लेन का मूल बिंदु है और इस मूल बिंदु से अगर हम इधर की तरफ जाएंगे तो वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, तो हम देखकर बता सकते हैं कि सर नेगेटिव वैल्यू होगी। और हम जानते हैं सर ध्रुव से लेकर वस्तु तक की जो दूरी है वह वस्तु की दूरी कहलाती है, इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर माइनस का यू लेकर चलेंगे, माइनस का यू लेकर चलेंगे। तो याद रहे कि जब भी हमें वस्तु की दूरी लेनी है तो वह वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। क्यों? क्योंकि वस्तु को हमेशा माइनस एक्स अक्ष पर रखकर हम उसका प्रतिबिंब बनाते हैं। इधर भी देखो u माइनस का ही रहेगा, तो हम यहाँ देख सकते हैं सर ये देखो ये है, ये दर्पण का ध्रुव है, तो यहाँ से ये जो दूरी होगी ये u कहलाएगी, तो इसको हम माइनस का u कंसीडर करेंगे। क्यों करेंगे भाई? क्योंकि वस्तु कहाँ रखी है? माइनस एक्स अक्ष पर रखी है, तो मूल बिंदु से इधर की तरफ जितनी भी वैल्यूज होंगी सब की सब ऋणात्मक होंगी। तो हमें पता चलेगा सर u क्या होता है। दोनों ही डायग्राम में u समझ में आ गया। u होता है दर्पण के ध्रुव से लेकर वस्तु तक की दूरी। तो दर्पण के ध्रुव से लेकर वस्तु की दूरी है। इस वाले दर्पण के सामने भी वस्तु को रखेंगे तो u माइनस का होगा, और इस वाले दर्पण के सामने भी वस्तु को रखेंगे तो यहाँ पर भी u माइनस होगा। तो सर u तो दोनों में माइनस होता है। अब हम बात करते हैं सर v। v क्या होता है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। तो अगर हम बात करें इस वाले की, उत्तल दर्पण की बात करेंगे, तो मूल बिंदु से यहाँ पर बना है प्रतिबिंब, तो ये होगा इसका v, ये होता है इसका v। अब हम यहाँ ध्यान देंगे सर उत्तल दर्पण का जो v है वह कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव के नेगेटिव। तो हम देखेंगे सर ये जो है ना मूल बिंदु से ये प्लस एक्स अक्ष की तरफ है, तो हम यहाँ पर इसको पॉजिटिव में लेंगे। इसका मतलब ये हमारे पॉजिटिव में ली जाएगी, v जो है ना वो पॉजिटिव कंसीडर करी जाएगी क्योंकि ये प्लस एक्स अक्ष पर है। अगर हम बात करते हैं सर यहाँ पर, देखो यहाँ तो खत्म हो गया, जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे सब इधर ही बनेंगे, तो प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वह हमेशा पॉजिटिव ली जाएगी उत्तल दर्पण के लिए। लेकिन अगर अवतल दर्पण की बात करेंगे तो सर यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। जैसे कि ये वाला जो बना हुआ है ये देखो वास्तविक प्रतिबिंब है। कल की क्लास में मैंने बताया था जो प्रतिबिंब उल्टा होता है वह वास्तविक होता है, या ऐसे समझो कि संसार का प्रत्येक वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही होता है। ये वाली बात मैंने कल की क्लास में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाई थी। तो हम कहेंगे कि सर ये उल्टा है, तो इसका मतलब उल्टा है तो वास्तविक होगा। अगर हम इसकी दूरी बताते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कंसिडर करेंगे, लेकिन ये माइनस एक्स अक्ष पर है, इसका मतलब इसको माइनस के v से रिप्रेजेंट करेंगे। ये माइनस v लेंगे हम, वास्तविक प्रतिबिंब बना है तो इसलिए इसको माइनस में कंसीडर कर लिया। अगर हम बात करते हैं सर उस वाले की, ये जो बड़ा बना हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर दूरी की बात करेंगे तो ये प्लस का v कंसीडर कर लेंगे क्योंकि ये प्लस एक्स अक्ष पर बना हुआ प्रतिबिंब है। इन डायग्राम से हम एक बात ये भी स्पष्ट समझ सकते हैं कि सर उत्तल दर्पण है वह सिर्फ और सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और अवतल दर्पण आभासी और वास्तविक दोनों बनाता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, ये वाला नोट पॉइंट लिखेंगे। ये देखो मिट चुका है यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर हम एक नोट पॉइंट लिख देंगे। नोट पॉइंट क्या है कि उत्तल दर्पण, या हम यही लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से, ये केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ये बात हम याद रखेंगे। उत्तल दर्पण क्या करेगा? हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनाएगा, ये वास्तविक कभी नहीं बनाता है। ये बात मैंने कल भी बताई थी। और ये क्या करता है, ये वाला, तो हम लिखेंगे ये वास्तविक तथा आभासी दोनों बना सकता है। एक पॉइंट हम ये समझ गए होंगे
कि सर अगर संसार का कोई भी उत्तल दर्पण होगा, उत्तल दर्पण, तो सिर्फ और सिर्फ आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। अगर संसार का कोई अवतल दर्पण होगा तो वह आभासी और वास्तविक दोनों ही बना सकता है। ये दोनों बनाने की क्षमता रखता है। देखो कैसे बनता है, कहाँ कौन रखकर कैसे बनता है, वो तो हम आगे समझेंगे कि सर कहाँ किस पॉइंट पर रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब किस पॉइंट पर बनेगा, वो तो हम आगे समझेंगे। लेकिन अभी हम इतना समझे कि अवतल दर्पण है तो ये दोनों बना सकता है, और उत्तल दर्पण है तो सिर्फ और सिर्फ आभासी बनाएगा। अब यहाँ एक बात और ध्यान से देखो, हम वस्तु है तो हम इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, और अगर प्रतिबिंब है तो इसको बोलेंगे इमेज। तो अगर हम बात करते हैं सर ये वस्तु की लंबाई, ये जो है ना, ये वस्तु की लंबाई कितनी है, इस लंबाई को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। वस्तु, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, वस्तु की जो लंबाई होती है उसको हम ओ से कंसीडर करेंगे, ऑब्जेक्ट। और जो प्रतिबिंब की लंबाई है, ये जो प्रतिबिंब की लंबाई है इसको हम इमेज बोलते हैं, आई। तो आई से कंसीडर इसको करेंगे, याद रखेंगे हम, ये आई से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई आई से बताएंगे और वस्तु की लंबाई ओ से बताएंगे। अब हमें एक बात बताओ, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आई होगा वो ये वाला होगा, यहाँ पर आई ये वाला है, क्योंकि ये वस्तु यहाँ उल्टी है तो ये आई होगा। इसका अगर हम आई की बात करेंगे तो सर ये आई ये वाला होगा, क्योंकि ये प्रतिबिंब की लंबाई होती है। अब हम ये देखेंगे कि सर आई कहाँ पर पॉजिटिव है और कहाँ नेगेटिव है। अगर हम बात करेंगे सर उत्तल दर्पण की, तो यहाँ पर तो सीधा प्रतिबिंब बना है। तो अगर प्रतिबिंब सीधा बना हुआ है तो इसका मतलब इसकी जो लंबाई होगी वह प्लस बाई अक्ष पर गई। वस्तु भी हमेशा सीधी रखी जाती है, तो वस्तु की जो लंबाई है वो हमेशा प्लस बाई अक्ष की तरफ ही होती है, इसलिए ओ को हमेशा पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। अगर हम आई की बात करेंगे, ये जो आई है, आई को अगर आभासी बना है, मैंने कल बताया था प्रतिबिंब यदि आभासी है तो इस बात की गारंटी है कि सीधा होगा, या इसका उल्टा समझो कि अगर सीधा है तो इस बात की गारंटी है कि आभासी ही होगा। तो अगर सर ये सीधा है तो आभासी होगा, और इसकी जो लंबाई है कंसीडर कैसे करेंगे, प्लस की कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि सर ये प्लस बाई की तरफ जा रहा है। अगर ये उल्टा है, उल्टा अगर बनता है तो सर ये जो है ना माइनस बाई अक्ष पर इसकी लेंथ काउंट करते हैं, इसका मतलब ये माइनस का हो जाएगा। इस वाली कंडीशन में अगर हम प्रतिबिंब की लंबाई लेंगे तो वह माइनस में काउंट की जाएगी, और यहाँ पर देखा जाएगा तो सर ये तो सीधा बाई अक्ष पर जा रहा है, तो यहाँ पर प्लस का काउंट कर लेंगे। तो हमें ये समझ में आ गया किस वैल्यू को हमें माइनस में लेना है, किस वैल्यू को हमें प्लस में लेना है। कौन सी वैल्यू, देखो इधर u अगर देखा जाए तो सर u नेगेटिव है और इधर v पॉजिटिव ली जाती है। अगर हम बात करें o, इधर पॉजिटिव लिया जाएगा और यहाँ पर i भी पॉजिटिव ली जाएगी। क्यों? क्योंकि इससे हमेशा आभासी बनता है और आभासी हमेशा सीधा होता है। तो ये हमें समझ में आ गया। अगला इस वाले में देखते हैं, तो सर यहाँ पर u नेगेटिव लिया जाएगा, ये तो हमेशा, चाहे ये हो चाहे यू हो, u हमेशा नेगेटिव होता है। v हम देखेंगे सर प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी है। देखो वास्तविक होगा तो इधर ही बनेगा, आभासी होगा तो पीछे बनेगा। वास्तविक है तो उल्टा बनेगा, अगर उल्टा बनेगा तो आई नेगेटिव लेंगे। आभासी है तो सीधा बनेगा, और सीधा बना है तो आई पॉजिटिव लेंगे। इतनी बात हमें समझ में आ गई होगी कि सर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, वी जिसको बोलते हैं, इमेज की लंबाई क्या होती है, इसको आई बोलते हैं, ऑब्जेक्ट की लंबाई क्या होती है, इसको ओ बोलते हैं। किसको पॉजिटिव लेना है, किसको नेगेटिव लेना है, ये हमें अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि सर ये वाला पॉइंट, आवर्धन क्षमता। कोई भी दर्पण है, चाहे वह उत्तल हो चाहे वह अवतल हो, इसकी आवर्धन क्षमता होती क्या है। तो देखो साधारण सी भाषा में पहले समझो, कोई भी दर्पण किसी वस्तु के प्रतिबिंब को कितना छोटा कर रहा है या कितना उसको खींच रहा है, यही क्षमता उसकी आवर्धन क्षमता कहलाती है। ये करते क्या है, वस्तु के प्रतिबिंब या तो छोटे बनाएंगे या वस्तु से बड़े बनाएंगे या फिर वस्तु के बराबर बनाएंगे। तो वही मैंने बात यहाँ लिख दी है, ये एक साधारण सी परिभाषा है इसकी, जो हम पढ़ते हैं एक बार, कि किसी दर्पण की वह क्षमता,
कोई भी दर्पण है उसकी वो वाली क्षमता जिससे वह किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई को घटाता, बढ़ाता या समान रखता है, तब दर्पण की यह क्षमता ही उसकी आवर्धन क्षमता कहलाती है। मैग्निफिकेशन पावर, ये लिखा है मैंने, मैग्निफिकेशन पावर। इसकी सहायता से कोई भी दर्पण करता क्या है, किसी वस्तु के प्रतिबिंब को या तो खींच कर लंबा कर देगा, या उसको दबा कर छोटा कर देगा, या फिर कोई प्रभाव नहीं करेगा, वस्तु के बराबर ही बनाकर रख देगा। यही होती है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है M बराबर I/O। यहां से देखो निष्कर्ष निकलेंगे, यहां से ध्यान देना, आवर्धन क्षमता I/O होती है, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई बट्टे वस्तु की लंबाई। अगर रख देंगे, इनका रेशियो निकालेंगे, जो भी निकल के आएगा वही आवर्धन क्षमता होगी। आवर्धन क्षमता का एक और फॉर्मूला होता है सर माइनस का V/U। ये माइनस का साइन लेना है, और यहाँ पर जो V और U है ये हम सवाल में देखेंगे सर कौन सा दर्पण है। अगर V माइनस का होगा तो माइनस की वैल्यू रखेंगे, और अगर प्लस का होगा तो प्लस की वैल्यू रखेंगे। U तो ऑलवेज माइनस का होता ही है। तो ये हमें समझ में आ गया। इस वाले से ये वाला जो फॉर्मूला है इसको मैं एक बार यहाँ लिखता हूँ, यहाँ से कुछ निष्कर्ष निकालूंगा। आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, M बराबर I/O। यहाँ से मैं कुछ निष्कर्ष निकालूंगा। सबसे पहले हमें यहाँ एक बात समझनी होगी कि देखो, आवर्धन क्षमता अगर मैं आपको बता दूं कि किसी दर्पण की आवर्धन क्षमता इतनी है, तो आवर्धन क्षमता को देखकर मैं ये बता सकता हूं कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा कि आभासी होगा, ये भी बता दूंगा। दूसरा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा कि सीधा बनेगा, ये भी मैं बता सकता हूँ। और तीसरी बात, मैं ये भी बता सकता हूँ कि प्रतिबिंब छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा। केवल आवर्धन क्षमता को देखकर मैं 3 बातें बता सकता हूँ। सिर्फ मैं आपको बताऊंगा आवर्धन क्षमता कि भाई किसी दर्पण की आवर्धन क्षमता इतनी है, तो केवल उतनी बात से, इतनी इंफॉर्मेशन से मैं 3 बातें बता सकता हूँ। केवल उसको देखकर पहली बात बता दूंगा कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा कि आभासी होगा। दूसरा, प्रतिबिंब सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा। तीसरा, प्रतिबिंब छोटा होगा कि बड़ा होगा। इन तीनों बातों को मात्र एक नंबर से मैं बता सकता हूँ। बस मैं आपको एक नंबर बताऊंगा और उसकी सहायता से ये तीनों बातें बताई जा सकती हैं। वही मैजिकल नंबर क्या कहलाता है, आवर्धन क्षमता। अब यहां से ध्यान से देखेंगे कि जैसे मान लीजिए ओ क्या होता है, ओ होता है ऑब्जेक्ट की लंबाई। ऑब्जेक्ट की लंबाई चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, हमेशा ये सीधा ही खड़ा करेंगे तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब हम जानते हैं कि सर ये जो नीचे वाली वैल्यू है वह ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, इस बात की गारंटी है, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अब बात करते हैं सर आई की। आई क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई। जो प्रतिबिंब सीधा होगा सिर्फ उसकी लंबाई पॉजिटिव ली जाती है। तो और सीधा कौन होता है, सीधा हर एक आभासी प्रतिबिंब सीधा ही होता है। अगर वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, ये कन्फर्म है। वास्तविक है तो हमेशा उल्टा ही बनता है, आभासी है तो हमेशा सीधा ही बनता है। ये मैंने कल भी बताया था, कल की क्लास में। तो ये सर सीधा है, इसका मतलब जो सीधे प्रतिबिंब बनेंगे वे सब के सब आभासी होंगे। तो हम बात करते हैं सर यहाँ पर, अगर पॉजिटिव वी ये किसके लिए आता है, ये जो है ना पॉजिटिव वी, अगर हम आई की बात करें ये पॉजिटिव किसके लिए होगा, आभासी। आभासी, अगर हमारे पास आभासी प्रतिबिंब है तो इसका मतलब उसकी आई जो होगी ना वह पॉजिटिव होगी। तो होगा क्या, एम कैसा निकलेगा, एम बराबर निकलेगा प्लस का, पॉजिटिव। बताइए एम पॉजिटिव निकलेगा कि नहीं निकलेगा। निष्कर्ष नंबर ये 1 है, पहला निष्कर्ष यही निकला कि अगर प्रतिबिंब आभासी है, प्रतिबिंब आभासी है, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है, हम बात करते हैं सर इस वाली, ये वाली वैल्यू तो इसके प्लस और माइनस पर प्रभाव डालती नहीं है। क्यों, क्योंकि ये तो ऑलवेज प्लस होती है, इस पर तो ध्यान दो ही मत, इस पर ध्यान मत दो, सिर्फ ध्यान दो तो ऊपर वाली वैल्यू पर दो। ऊपर वाली वैल्यू क्या है, आई। आई का मतलब है प्रतिबिंब की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई माइनस में लेनी है कि प्लस में लेनी है, ये निर्धारित करेगा कि आवर्धन क्षमता प्लस की होगी कि माइनस की होगी। तो देखो अगर प्रतिबिंब आभासी है तो इस बात की गारंटी है सीधा बनेगा, और अगर सीधा है, अगर सीधा है तो इसकी लंबाई पॉजिटिव ली जाएगी। इसका मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू है तो सर आवर्धन क्षमता पॉजिटिव होगी। तो हम यहाँ से एक बात लिख सकते हैं कि अगर
आवर्धन क्षमता धनात्मक है तो इस बात की गारंटी है कि प्रतिबिंब सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। तो हम इस बात को लिख देंगे, इस बात को नोट पॉइंट में लिखेंगे। नोट पॉइंट में ये पहला निष्कर्ष है, कुछ निष्कर्ष में निकालूंगा, इनको यहीं से निकाल के बताऊंगा कि यदि यदि m धनात्मक है, m का मतलब आवर्धन क्षमता धनात्मक धनात्मक है तो प्रतिबिंब प्रतिबिंब कैसा होगा? धनात्मक है तो सीधा बनेगा, तो प्रतिबिंब सीधा सीधा, और अगर सीधा है तो इस बात की गारंटी है कि आभासी होगा। सीधा सीधा कॉमा आभासी आभासी होगा। ये फिक्स हो गया, ये एक नोट पॉइंट फिक्स हो गया कि अगर मैं आपको आवर्धन क्षमता बता दूं तो उसका चिन्ह देखकर आप इतना बात बता दोगे कि सर प्रतिबिंब सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, आभासी होगा कि वास्तविक होगा। इतनी बात तो सिर्फ आप चिन्ह देखकर बता दोगे। तो यहाँ इसका उल्टी बात क्या है कि जैसे मान लीजिए m बराबर प्लस का निकला, तो m अगर धनात्मक है तो प्रतिबिंब सीधा और आभासी होगा। अगर इसका उल्टा सोचो कि अगर m ऋणात्मक आ गया तो उल्टा और वास्तविक बनेगा। तो इसी का मतलब एक ऑल्टरनेटिव हम लिख सकते हैं नोट पॉइंट नंबर 2 कि यदि m ऋणात्मक है ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब प्रतिबिंब इसी का ऑल्टरनेटिव है तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, उल्टा। और अगर उल्टा है तो वह वास्तविक होगा, वास्तविक। इतने बात, ये दो निष्कर्ष हमने निकाल लिए। है तो ये एक ही निष्कर्ष, बस इसकी उल्टी बात है ये कि अगर आवर्धन क्षमता धनात्मक है तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा और हमेशा सीधा प्रतिबिंब आभासी होता है। तो आवर्धन क्षमता को देखकर ही मैं सिर्फ बता दूंगा कि सर ये प्रतिबिंब सीधा होगा कि उल्टा होगा, आभासी होगा कि वास्तविक होगा। इतनी बात तो मैं सिर्फ इतना देखकर बता सकता हूँ कि आवर्धन क्षमता धनात्मक है कि ऋणात्मक है। जैसे एक क्वेश्चन देता हूं मैं यहाँ पर, एक क्वेश्चन, यदि आवर्धन क्षमता आवर्धन क्षमता क्षमता +2 है तो वह दर्पण दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाएगा बनाएगा। एक क्वेश्चन लिख दिया मैंने। ये देखो क्वेश्चन क्या है, इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। मैंने बस इतना लिखा है कि यदि आवर्धन क्षमता +2 है, प्लस की 2 है, तो वह दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाएगा। तो हम बस चिन्ह देखकर बताएंगे। आवर्धन क्षमता कैसी है? पॉजिटिव। आवर्धन क्षमता पॉजिटिव है मतलब प्रतिबिंब बनेगा सीधा, और प्रतिबिंब सीधा बनता है तो हमेशा आभासी होता है। इसका मतलब यहां से हम लिख देंगे, इसका जवाब जो होगा ना वह सीधा। प्रतिबिंब हमेशा, ये पॉजिटिव है तो सीधा बनेगा, और सीधा हमेशा कैसा होता है? आभासी। सीधा और आभासी बनेगा, इस बात की गारंटी है। सिर्फ इसके चिन्ह को देखकर मैं बता सकता हूं। अब हम निकालेंगे सर दूसरा निष्कर्ष, इस पे थोड़ा ध्यान देना। जैसे हम जानते हैं आई ऊपर है, ओ नीचे है। अगर इसकी बात करें तो सर ये आई छोटा है। जैसे मैं इसी फॉर्मूले को एक बार यहाँ लिखता हूं कि m बराबर I/O है। अगर आई की वैल्यू, यदि आई की वैल्यू छोटी हो और ओ की वैल्यू बड़ी हो, मतलब वस्तु बड़ी हो और प्रतिबिंब छोटा बने, ये बड़ी हो, ये मैं लिखता हूं, ये बड़ी हो और ये छोटी हो, तो एक बात बताइए, मैग्निफिकेशन जो पावर होगी वह 1 से छोटी आएगी कि नहीं आएगी? ये कन्फर्म है, क्योंकि सर यहाँ नीचे वस्तु बड़ी है और इस वस्तु का प्रतिबिंब बना है छोटा। तो सर छोटी वैल्यू ऊपर है, नीचे बड़ी वैल्यू है, तो सर जो m की वैल्यू होगी ना वह 1 से छोटी होगी, इस बात की गारंटी है, 1 से छोटी होगी। तो हम यहाँ से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अच्छा, एक तो हम यहाँ से वो
तीन है बातें, तीनों बातों को मैं एक ही निष्कर्ष में लिख दूंगा। तो अब हम दूसरी बात समझते हैं। दूसरी बात है, तो ये तो हो गया। दूसरी बात हम समझेंगे कि m बराबर आई अपॉन ओ। हम आई की वैल्यू, अगर मान लीजिए वस्तु है, जितनी लंबाई की वस्तु है, अगर उतनी ही लंबाई का प्रतिबिंब बन गया तो सर क्या होगा? मतलब ये जो है ना, ये वाली x है, मान लो इसकी लंबाई x है और वस्तु की लंबाई भी x थी, तो क्या होगा? मतलब जितनी वस्तु लंबी थी उतनी ही लंबा उसका प्रतिबिंब बना। तो अगर ये दोनों बराबर है तो सर कट जाएगा, तो m की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? ये बराबर हो जाएगी 1 के। आवर्धन क्षमता कितनी आएगी? 1 आ जाएगी। अगर इस तरह से है, अगर इस तरह ये ऊपर छोटी है नीचे बड़ी वैल्यू है, तो आवर्धन क्षमता पता है कैसी होगी? 1 से छोटी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं लेस देन 1, ये हम लिख सकते हैं। अगर प्रतिबिंब छोटा है और वस्तु बड़ी है, मतलब छोटा प्रतिबिंब बना है, तो आवर्धन क्षमता 1 से छोटी आती है, ये कन्फर्म। अब हम एक और तीसरा निष्कर्ष और निकालेंगे। m बराबर यहाँ लिखा I अपॉन ओ। अब देखो ये जो है ना, ये बड़ा है। अगर प्रतिबिंब बड़ा बन गया और वस्तु छोटी है, मतलब वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बन गया, तो नीचे छोटी वैल्यू रखी है और ऊपर बड़ी वैल्यू रखी है, तो अगर भाग लगाएंगे तो सर 1 से तो बड़ी आएगी। इसका मतलब ये क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा। ये हम एक बॉक्स में बंद करते हैं, इतनी बात। यहां से हम एक निष्कर्ष निकालेंगे। अभी हम यहां से निष्कर्ष क्या निकालेंगे कि अगर मान लीजिए आवर्धन क्षमता 1 के बराबर आ गई, तो हम ऐसा बोल देंगे कि भाई साहब ये जो वस्तु है ना, वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बन रहा होगा। इसका मतलब ये है, अगर आवर्धन क्षमता 1 है तो 1 कब आती है? जब प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई बराबर हो। तो अगर हमने लिख दिया कि सर आवर्धन क्षमता 1 है, तो इसका मतलब सर प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई के बराबर ही बनेगा। अगर आवर्धन क्षमता 1 से छोटी है, 1 से छोटी है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब छोटा बनेगा। और आवर्धन क्षमता अगर 1 से बड़ी है, तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। बस इसी बात को मैं नोट पॉइंट में लिख दे रहा हूं। यहां पर लिखेंगे, यदि यदि m 1 है, m बराबर 1 है, तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बराबर बनेगा तथा यदि m लेस देन 1, 1 से छोटी है, 1 से छोटी है, इसको बोलते हैं m जो है ना 1 से छोटी है, 1 से छोटी है, तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। यदि लास्ट है, यदि m ग्रेटर देन 1, m 1 से बड़ा है, तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। ये है हमारे पास एक नोट पॉइंट। सिर्फ आवर्धन क्षमता को देखकर हम ये बता देंगे कि सर प्रतिबिंब छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा कि बराबर बनेगा। अगर आवर्धन क्षमता 1 आ गई तो हम कह देंगे भाई प्रतिबिंब इसका वस्तु के बराबर बन रहा होगा। आवर्धन क्षमता 1 से छोटी आ गई तो प्रतिबिंब छोटा बन रहा होगा। आवर्धन क्षमता अगर 1 से बड़ी आ गई तो प्रतिबिंब बड़ा बन रहा होगा। अब इस सवाल पर गौर करो, मैंने इस सवाल में आवर्धन क्षमता कितनी दी है? +2। +2 क्या होती है? 1 से तो बड़ी है। इसका मतलब इस वाली कंडीशन में प्रतिबिंब कैसा बन रहा होगा? बड़ा बन रहा होगा कि छोटा? तो सर बड़ा बन रहा होगा, क्योंकि ये 1 से बड़ी है। 1 से बड़ी है तो सर प्रतिबिंब बड़ा बन रहा होगा। अब हम यहाँ पर एक बात और लिख सकते हैं, कॉमा लगाकर, सर बड़ा। ये बात और हम यहाँ बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैंने ये वाला नोट पॉइंट समझा दिया, तो हम आराम से ये भी बता सकते हैं कि ये सर 1 से ज़्यादा है, और 1 से ज़्यादा है तो प्रतिबिंब बड़ा बन रहा होगा। तो अब हम केवल आवर्धन क्षमता आपको दें
तो आप उससे बता दोगे कि नहीं बता दोगे कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, और मतलब आभासी होगा कि वास्तविक होगा, सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, कि वस्तु के बराबर बनेगा कि बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा। इन सब बातों को हम सिर्फ एक बात से बता सकते हैं, हमें बस एक डेटा चाहिए, आवर्धन क्षमता। अब एक एग्जांपल मैं आपसे पूछ लेता हूं, अगर आप सीख गए हैं तो। कहाँ पर जगह है, एक क्वेश्चन पूछना है, यहाँ पूछते हैं हम क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन पूछा है, तुम्हें बताना है यदि यदि m बराबर -3 ये वाली है, कंडीशन ये है कि m की वैल्यू -3 है, तो आपको बताना है प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो देखो, माइनस में है, जब भी आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होती है तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है, और अगर प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो इसका मतलब वास्तविक होगा। तो हम केवल चिन्ह देखकर दो बातें बता सकते हैं कि सर माइनस का चिन्ह है तो प्रतिबिंब उल्टा होगा, और जो प्रतिबिंब उल्टा होता है वह वास्तविक होता है। तो सर दो बातें तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, इसके लिए सर उल्टा उल्टा कॉमा वास्तविक, वास्तविक, दो बातें हमने लिख दी सिर्फ चिन्ह देखकर। अब हम देखते हैं वैल्यू, कितनी वैल्यू है, चिन्ह अब छोड़ दो, अब वैल्यू को देखो कितनी है, 3 है, और ये 3 जो है ना वह 1 से बड़ा होता है, इसका मतलब कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। तो यहाँ लिखेंगे बड़ा। देखो ये तीनों बातें आ गई, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, बड़ा बनेगा, अगर आवर्धन क्षमता -3 होगी तो। एक और क्वेश्चन करिए, एक क्वेश्चन और देता हूं यहाँ पर दूसरा, कि यदि m बराबर प्लस का 1.2 है, तो बताइए प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो हम पहले चिन्ह देखेंगे, चिन्ह कैसा है, प्लस का चिन्ह है तो सीधा बनेगा, प्लस का चिन्ह है तो सीधा बनेगा। तो पहली बात, प्लस का साइन है तो कैसा बनेगा, सीधा, और जो प्रतिबिंब सीधा होता है वह हमेशा आभासी होता है, तो हम यहाँ लिख देंगे आभासी, आभासी, आभासी बन गया। अब हम बात करते हैं सर ये छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा कि वस्तु के बराबर बनेगा। तो एक बार बताओ, 1.2 ये 1 से तो बड़ा होता है, अगर 1 से बड़ा है तो सर बड़ा बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब, सीधा, आभासी और बड़ा। तो अब मैं उम्मीद करता हूं मैंने ये दोनों क्वेश्चन भी आपको करा दिए हैं। इसका मतलब आज के बाद यदि तुम्हारे सामने कोई आवर्धन क्षमता बताए कि सर आवर्धन क्षमता इतनी है, तो उसको देखकर आप 3 बातें बता सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया। आवर्धन क्षमता, यहाँ से देखो ये वाला, आवर्धन क्षमता अगर धनात्मक है तो सीधा बनेगा, ऋणात्मक है तो उल्टा बनेगा। चिन्ह से तो ये पता चल गया, जो सीधा बनता है वह आभासी होता है, जो उल्टा बनता है वह वास्तविक होता है, ये वाली बात। एक हम यहाँ से नोट पॉइंट समझिए कि अगर आवर्धन क्षमता 1 के बराबर है, आवर्धन क्षमता 1 आ गई तो फिर वस्तु के बराबर लंबाई का प्रतिबिंब बनेगा। 1 से छोटा आ गया तो सर आवर्धन क्षमता 1 से छोटी आई तो छोटा बनेगा, बड़ी आई तो बड़ा बनेगा, इतनी सी बात है। तो सिर्फ आवर्धन क्षमता को देखकर हम बता सकते हैं कि सर प्रतिबिंब बनेगा तो बनेगा कैसा। ठीक है भाई, तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम्हें दर्पणों की चिन्ह परिपाटी समझ में आई होगी, और ये समझ में आया होगा कि सर आवर्धन क्षमता होती क्या है। अब हम समझेंगे कि सर दर्पणों से प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो पहले आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, उसके बाद हम उसको भी समझते हैं। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं कि सर दर्पणों पर प्रतिबिंब बनने के क्या नियम हैं। ये मैंने कुछ कंडीशंस दिखाई हैं, अभी हम यहाँ पर बताएंगे कि सर वो कौन से नियम हैं जिनसे प्रतिबिंब बनते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ये जो है ना, ये हमने इधर दिखाए हैं उत्तल दर्पण, और ये हैं सभी अवतल दर्पण। तो ये उत्तल दर्पण की लाइन है, ये अवतल दर्पण की लाइन है। अब हम समझते हैं कि सर ये नियम क्या होते हैं। पहला नियम ये है कि जैसे मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर यदि टकराएगी तो वह इस प्रकार से निकल के जाएगी कि अगर पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि ये ऐप से निकल के जा रही है, ऐसा लगेगा कि यहाँ से निकल के
जा रही है ये इस तरह से। अगर मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आके टकराएगी तो ये इस तरह से चली जाती है। आगे तो ये इस तरह से फैलती हुई जाएगी, लेकिन पीछे की तरफ अगर बढ़ाएंगे तो यहाँ से देखने पर ऐसा महसूस होगा कि इस पॉइंट से निकल के जा रही है, तो फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। अब हम इसका उल्टा भी सीख सकते हैं कि अगर प्रकाश की किरण इस फोकस की तरफ आएगी तो इससे टकराकर समांतर हो जाएगी। तो एक मैं ऐसे ही दिखाता हूँ, जैसे मान लीजिए ये फोकस है, कोई प्रकाश की किरण इसी फोकस की तरफ आ रही है, तो यहाँ से टकराने के बाद वह समांतर हो जाएगी, ये समांतर हो गई। तो मैंने दोनों तरफ से दिखा दिया कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आएगी तो वह इस तरीके से निकल के जाएगी कि सर यहाँ से देखने पर ऐसा महसूस होगा कि सर ये फोकस से निकल के आ रही है, या फिर फोकस की तरफ इस तरह से आएगी तो टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये नियम है सर, पहला नियम है ये उत्तल दर्पण का। अब हम समझते हैं सर अवतल दर्पण का पहला नियम क्या है। तो सर इसका नियम ये है कि अगर मान लीजिए कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर टकराती है, दर्पण पर, अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर टकराएगी तो वह सर फोकस से निकल कर जाएगी, फोकस से जाएगी, इस तरह से फोकस से निकल जाएगी। ये है इसका पहला नियम। ये फोकस पॉइंट है, इसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम यहाँ से ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से आएगी, अगर मान लो फोकस से निकल के जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मतलब अगर मुख्य अक्ष के समांतर अवतल दर्पण पर टकराएगी तो टकराने के बाद फोकस से निकल कर जाएगी। अगर इस तरह से आई तो, अगर मान लीजिए फोकस से होकर कोई प्रकाश की किरण आती है जो फोकस से होकर आई है, तो टकराने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, इस तरह से हो जाएगी। तो ये भी हमें नियम पता होना चाहिए कि अगर कोई प्रकाश की किरण अवतल दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर आके टकराती है तो वह फोकस से निकलकर जाएगी, और अगर फोकस से जाती है तो वह टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनने का एक नियम है, ये उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब बनने का एक नियम है। अब हम अगली कंडीशन देखते हैं। अगली कंडीशन है कि जैसे मान लीजिए प्रकाश की किरण इस तरह से आई, ऐसा महसूस हो ऐसा हमें महसूस हो रहा है कि ये वक्रता केंद्र की तरफ जा रही है। अगर हम बात करते हैं सर प्रकाश की किरण है, ये जो इस तरह से आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि सर वक्रता केंद्र की तरफ आ रही है, ये है वक्रता केंद्र की तरफ इस तरह से आ रही है, इस तरह से। तो यहाँ से टकराने के बाद ये वापस इसी मार्ग पर लौट जाएगी, वापस ये इसी मार्ग पर लौट जाएगी। यहाँ से ये नियम होता है। ये उत्तल दर्पण पर अगर वक्रता केंद्र की तरफ कोई आकर आएगी प्रकाश की किरण तो टकराने के बाद इसी पर वापस लौट जाएगी। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये है कि अगर मान लीजिए यहाँ से कोई प्रकाश की किरण है, वक्रता केंद्र से गुजारते हैं, यहाँ थोड़ा सा मिरर बड़ा बनाना पड़ेगा। अगर किसी प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र से हमने गुजारा है तो सर वक्रता केंद्र से गुजरने के बाद प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद पुनः इसी मार्ग पर वापस लौट आएगी और इस तरह से ये निकल जाएगी। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो दर्पण पर टकराने के बाद अपने रास्ते में वापस लौट आती है, अपने उसी रास्ते से वापस लौट आती है, चाहे वह उत्तल दर्पण हो चाहे वह अवतल दर्पण हो। उत्तल दर्पण पर अगर इसकी तरफ आएगी तो यहाँ से टकराकर वापस मार्ग में लौट जाएगी, अपनी जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। अगर हम अवतल दर्पण की बात करेंगे तो सर वहां पर भी है, सी से गुजार दिया है, टकराने के बाद सी से ही निकल के जाएगी। ये हो गया इसका दूसरा नियम। तीसरा नियम हम देखते हैं। सर अगर कोई प्रकाश की किरण है जो ध्रुव पर आई है मुख्य अक्ष के साथ थीटा कोण बनाते हुए, प्रकाश की किरण है वह ध्रुव पर आके टकराई है और मुख्य अक्ष के साथ उसने थीटा कोण बनाया है, तो इस बात की गारंटी है जब ये निकल कर जाएगी इधर तो यह मुख्य अक्ष से थीटा कोण पर ही निकल कर जाएगी। अगर थीटा एंगल बनाया है इसने मुख्य अक्ष के साथ तो सर जब निकल के जाएगी तो थीटा एंगल ही बनाएगी मुख्य अक्ष के साथ। ये हमारा तीसरा नियम है और इनका अंतिम नियम है। ये तीन तीन नियम हैं, तीन उत्तल दर्पण के हैं और तीन ही अवतल दर्पण के हैं। तो ये तीनों नियम मैंने पैरेलल बता रहा हूं मैं आपको। अब हम इसका समझते हैं कि जैसे प्रकाश की किरण इस पर आएगी,
यहाँ पर मुख्य अक्ष के साथ अगर थीटा का एंगल बनाकर आ रही है तो इस बात की गारंटी है सर, जब ये निकल के जाएगी तब भी ये थीटा एंगल बनाएगी। तो अगर कोई प्रकाश की किरण ध्रुव पर आ रही है, ध्रुव पर सीधी ध्रुव पर आ रही है, तो वहां से टकरा कर देखो ध्रुव पर आएगी तो मुख्य अक्ष के साथ कोई एंगल बनाएगी, तो जितना एंगल बनाती है सर उतने ही एंगल पर ये निकल कर चली जाएगी। यही सर 3 नियम होते हैं। कभी किसी वस्तु का अगर प्रतिबिंब बनाना है तो सर ये हमारे पास उत्तल दर्पण के लिए ये 3 नियम है और अवतल दर्पण के लिए ये 3 नियम है। एक बार मैं और बता देता हूँ। प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस से निकलती हुई प्रतीत होगी, या फोकस की तरफ आएगी तो ये इसको ये समांतर कर देगा उत्तल दर्पण। यहाँ पर अगर सी की तरफ आएगी वक्रता केंद्र की तरफ तो टकराकर वक्रता केंद्र से ही निकल जाएगी इसी रास्ते पर। अगर ये पी पर आएगी, ध्रुव पर आएगी, तो सर ध्रुव पर मुख्य अक्ष के साथ जितना एंगल बनाती है उतने ही एंगल पर ये निकल कर चली जाएगी। अगर अवतल दर्पण की बात करेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर टकराएगी तो फोकस से निकलती हुई प्रतीत होगी, प्रतीत नहीं निकल कर जाएगी। और अगर फोकस से निकल कर जाएगी तो उसको टकराने के बाद उसको समांतर कर देगा। यहाँ से देखते हैं सर, प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजर के जाती है और टकराई है तो टकराने के बाद इसी रास्ते पर वापस लौट के जाएगी। ये नियम यहाँ होता है। अगला यहाँ पर है सर, ध्रुव पर टकराएगी तो मुख्य अक्ष के साथ जितना एंगल बनाती है उतना ही एंगल बनाते हुए निकल जाएगी। ये सर प्रतिबिंब बनाने के नियम है। लेकिन मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, 2 नोट पॉइंट, एक ये वाला नोट पॉइंट और एक ये वाला नोट पॉइंट। इस नोट पॉइंट से होगा क्या कि तुम्हें जीवन में कभी प्रतिबिंब बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इनके बिना बनाए भी हम सवालों का जवाब निकाल सकते हैं। सिर्फ 2 नोट पॉइंट है, एक ये है और एक ये है। मैं अभी यह समझाऊंगा कैसे है। लेकिन हाँ, अगर डायरेक्ट यही पूछ ले कि मान लीजिए उत्तल दर्पण पर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर टकराती है तो बताओ कहाँ से कैसे जाएगी, तो वह फोकस से निकलती हुई प्रतीत होगी। जिस ऑप्शन में ये लिखा होगा उसी को हम टिक लगा देंगे। तो कुल मिलाकर बस नियम हमको पता होने चाहिए, बाकी के प्रतिबिंब हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सर 2 नोट पॉइंट है, एक ये वाला है और एक ये वाला है। चलो हम इसको समझते हैं ये क्या है। देखो, उत्तल दर्पण का खेल खत्म है इस नोट पॉइंट में। इसने लिखा है सर, उत्तल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा, उत्तल दर्पण है तो वह वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाएगा? हमेशा आभासी बनाता है, हमेशा छोटा बनाता है और सर सीधा बनाता है। आभासी है तो सीधा तो होगा ही होगा और छोटा बनाता है। ये फिक्स है। ये बात है ना, ये तीनों बातें ये फिक्स हैं कि सर उत्तल दर्पण है तो सर प्रतिबिंब ऐसा ही बनाता है, इसके अलावा दूसरे तरह का नहीं बनाएगा। हमेशा आभासी बनाता है उत्तल दर्पण, वास्तविक उससे नहीं बनाया जाता। हमेशा छोटा बनाता है, इससे बड़ा कभी नहीं बनता। हमेशा सीधा बनता है, इससे उल्टा कभी नहीं बनेगा। ये 3 बातें फिक्स हैं उत्तल दर्पण की। अब उत्तल दर्पण के बारे में एक बात और याद रखेंगे कि ये करता क्या है, बड़ी वस्तुओं को छोटा करके एक छोटी सी जगह में हमें, मतलब बहुत बड़े क्षेत्र का जो एक तरह से व्यू है, बहुत बड़े क्षेत्र का जो व्यू है उसको हमें एक छोटी सी जगह में दिखा देता है पूरा का पूरा व्यू। ये इसका काम होता है उत्तल दर्पण का। मतलब क्या करता है, बड़ी से बड़ी चीज को आपको बड़ी से बड़ी चीज को छोटी सी छोटी जगह में दिखा देगा। ये उत्तल दर्पण ये काम करता है। तो अब हम आपसे पूछते हैं कि सर इसका इस्तेमाल हम कहाँ कर पाएंगे। जैसे तुमने देखा होगा गाड़ियों के साइड में जो मिरर लगा रहता है उसको बोलते हैं रियर मिरर। ड्राइविंग साइड, जैसे ड्राइवर है उसके बगल में एक शीशा लगा रहता है, उसको आप टच करके देखा होगा, ऐसा बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, उत्तल दर्पण होता है वह। सर उसका काम क्या है, उत्तल दर्पण का काम क्या है? सर बड़ी से बड़ी चीज को, ज्यादा से ज्यादा एरिया को वह एक छोटी सी जगह में दिखा देता है। तो हमें जो गाड़ी पर बैठा हुआ कोई ड्राइवर है उसको उस दर्पण में क्या देखना है? अपनी शक्ल नहीं देखनी है, उसको देखना है भैया पीछे से जो गाड़ियां आ रही है ना, वो बड़ी से बड़ी गाड़ी मुझे दिख जाए इस छोटे से मिरर में, इसलिए वह लगाया जाता है। तो यहाँ से हम इसका यूज समझ सकते हैं कि सर इसका यूज क्या है, उपयोग क्या है। गाड़ियों में रियर मिरर, रियर मिरर मतलब ड्राइविंग सीट के बगल में जो शीशा लगा रहता है, एक मिरर लगा रहता है, इसमें हम सिर्फ वो देखते हैं कि पीछे से कौन सी गाड़ियां आ रही हैं, सिर्फ उसको देखने के लिए। तो बड़ी से बड़ी गाड़ी इस छोटे से मिरर में दिख जाती है हमको। तो ये उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो हम कहेंगे गाड़ियों के
गाड़ियों के रियर रियर मिरर MIRROR मिरर में गाड़ियों का जो रियर मिरर होता है उसमें हम इसी का इस्तेमाल करते हैं, ये हम याद रखेंगे। और हम इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, जैसे दुकान है, पहले कैमरे नहीं थे तो होता क्या था, दुकानों में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते थे। एक बड़ा सा उत्तल दर्पण लगा दिया जाता था। वो क्या करता था, पूरी दुकान का व्यू उसमें दिखाता रहता था और उसमें पूरी दुकान में क्या हलचल हो रही है वह उस एक दर्पण में दिखती रहती थी। इससे होता क्या था कि जो चोरी से चुपके से सामान उठा के लेके जाते थे लोग, वो आराम से उसमें कैप्चर हो जाते थे। तो इसीलिए हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि दुकानों में चोरी को बचाने के लिए, चोरी को रोकने के लिए या चोरों पर नजर रखने के लिए कौन सी दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, तो वह उत्तल दर्पण का ही इस्तेमाल होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे दूसरा यूज है इसका, दुकानों दुकानों पर चोरों चोरों पर नजर नजर रखने के लिए जो दुकानें हैं, बड़ी बड़ी दुकानें, वहां चोरों पर नजर रखने के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल करेंगे, उत्तल दर्पण। क्यों, क्योंकि सर ये उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण है जो बड़े से बड़े एरिया का चित्र बस छोटी सी जगह में आपको दिखाता रहेगा, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये दो इसके इस्तेमाल हम याद रखेंगे। गाड़ियों का जो रियर मिरर है वह उत्तल दर्पण ही होता है, क्योंकि पीछे से बड़े ट्रक को हमें उस छोटे से छोटे शीशे में देखना है तो आराम से दिखा देता है। और दूसरा, दुकानों पर चोरों से सावधान रहना होता है कि चोर कोई एक्टिविटी देखनी होती है तो सर उसके लिए भी उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमें समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं सर उत्तल दर्पण का खेल खत्म हो गया, बस इतना ही है। उत्तल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी, छोटा, सीधा, बात खत्म। और ये दो इसके यूज हैं, ये भी हमें समझ में आ गया। अब हम समझते हैं सर अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण के सामने स्थितियां देखते हैं सर, किस किस स्थिति में रखकर वह हमसे पूछ सकता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो देखो, ये अवतल दर्पण है, ये इसका अनंत है, तो ऐसे पूछेगा कि अवतल दर्पण के सामने अगर वस्तु को अनंत पर रख देंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो पहला तो पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है सर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में कहीं पर भी रख देगा, यहाँ 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 कहीं पर भी रख देगा। मतलब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में ये दूसरा पॉइंट बन के आता है। यहाँ वस्तु को रख सकता है कि भाई यहाँ रखी है वस्तु, तब उसका प्रतिबिंब बताओ। तीसरा पॉइंट ये होगा कि सर वक्रता केंद्र पर ही वस्तु को रख दे। तीसरा पॉइंट उसका ये हो जाता है कि सर वक्रता केंद्र पर ही रख दे, तब पूछेगा कि बताओ प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। चौथा पॉइंट होगा सर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कहीं पर भी रख दे, कहीं पर भी। यहाँ चित्र अच्छा लग रहा था तो मैंने यहाँ रख दिया है। चौथा पॉइंट उसका ये बनेगा, यहाँ रख देगा, बोलेगा कि एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा गया है, तो बताइए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ये पूछ लेगा। पांचवा पॉइंट होगा सर फोकस पॉइंट पर रख देगा वस्तु को, यहाँ रखकर पूछेगा कि अगर एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने फोकस पॉइंट पर रखी है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये पूछ लेगा। पांचवा ये पॉइंट है। छठवां पॉइंट ये है कि सर अगर किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में अगर रखा जाएगा, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में, ये छठवां पॉइंट, यहाँ रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो हमें इस मुख्य अक्ष पर कितने पॉइंट मिले, 6 पॉइंट मिले। इन 6 पॉइंट पर वस्तु को रख रख कर वह पूछेगा कि कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, कैसा प्रतिबिंब बनेगा। कितने पॉइंट है, 6 पॉइंट है। तो एक बात में हम इन सभी का प्रतिबिंब समझ लाएंगे, हमें ये नियम की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो हमें समझ में आ गया कि सर कितनी स्थितियां हैं, 6 स्थितियां हैं। 6 स्थितियों में नंबरिंग क्या है, ये पहली है, दूसरी है, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, यही है। इधर से हमने नंबरिंग की है। अब हम पता क्या करेंगे, नंबरिंग इधर से करते चले जाएंगे और बस एक पॉइंट को छोड़ देंगे। नंबरिंग अब हम उल्टी तरफ से करेंगे, बस एक पॉइंट को छोड़ देंगे। अभी हमने इससे नंबरिंग की है, अब हम नंबरिंग करते हैं नीली वाली से। यहाँ इस वाले पॉइंट को छोड़ देंगे, नंबरिंग अब यहाँ से करना, ये हो जाएगी 1 2 3 4 और 5।
हम इधर से नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे। जब हम बैक साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो सर एक पॉइंट को छोड़ देते हैं। तो सर 1 2 3 4 5 5 ही नंबरिंग हो पाई, लेकिन हमें करनी है 6, क्योंकि हमारे पास स्थितियां 6 थी। तो सर इधर तो नंबरिंग खत्म हो गई, अनंत आ गया, ये अनंत खत्म हो गया। जब इधर खत्म हो गया तो एक नंबरिंग हम इधर करेंगे 6, एक नंबरिंग हमने तरफ बढ़ के पीछे कर दी। क्यों? क्योंकि सर इधर नंबरिंग करना हमारे लिए खत्म हो गया था, अनंत पर हम पहुंच गए, तो हमने एक पॉइंट को छोड़कर ये नंबरिंग कर दी है। तो बात खत्म, ही हो गया अपना काम। क्या काम है? पहला वाला है उसका प्रतिबिंब इस वाले पॉइंट पर बनेगा, मतलब ये बनेगा। दूसरा वाला है तो इस दूसरे वाले पॉइंट पर बनेगा प्रतिबिंब। तीसरा वाला है तो वो इसी पॉइंट पर बनेगा प्रतिबिंब। चौथा वाला है तो इस चौथे वाले पॉइंट पर बनेगा प्रतिबिंब। और पांचवा वाला है वह इस पांचवे वाले पॉइंट पर बनेगा प्रतिबिंब। और ये छठवां वाला है, ये इधर कहीं नहीं बनेगा, ये फिर इधर जाएगा, ये इधर बनेगा प्रतिबिंब। ये हो गई इसकी 6 की 6 स्थितियां। इनमें एक बात हम याद रखेंगे कि सर ये जो है ना, वक्रता केंद्र पर रखा प्रतिबिंब की लंबाई बराबर होती है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। जब हमें पता है कि सर ये दोनों बराबर हैं, यहाँ रखी वस्तु का प्रतिबिंब यही बनता है, उल्टा बनता है, और वो बराबर बनता है। ये दोनों कैसे हैं? वस्तु से छोटे। ये कैसे हैं? वस्तु से छोटे। ये दोनों वस्तु से छोटे हैं, ये वस्तु के बराबर है, ये वस्तु के बराबर। और ये दोनों कैसे हैं? वस्तु से बड़े। ये हैं वस्तु से बड़े। तो हमें ये समझ में आ गया सर, ये बड़ा आसान है। जब भी कभी पूछेगा हमसे तो सर ये छोटा सा चित्र बनाने में कितना टाइम जाएगा, आराम से 6 पॉइंट कंसीडर करने हैं, इधर से नंबरिंग करनी है, फिर एक पॉइंट छोड़कर इधर से नंबरिंग कर देंगे, हो गया। अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। देखो ये एक है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पॉइंट पर बनेगा। कैसा बनेगा सर? छोटा बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बना है। सर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये नंबर 2 है, नंबर 2 ये आ गया। तो कहाँ बनेगा सर? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, ये बना है। ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर पड़ा है। कैसा बनेगा सर? छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। ये सब रियल है, वो आभासी है। तीसरी बात, वक्रता केंद्र पर रखा प्रतिबिंब, वक्रता केंद्र पर रखा वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु के बराबर लंबाई का बनता है, वस्तु के बराबर लंबाई का बनता है। अब आता है चौथा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में अगर वस्तु को यहाँ रख देंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो सर चौथा पॉइंट ये आ रहा है, ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा, ये वाला। कैसा बनेगा सर? वस्तु से बड़ा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, तो इसका मतलब वास्तविक होगा ये। अगला है सर ये वाला पॉइंट पांचवा, कि अगर वस्तु को फोकस पर रख देंगे, अगर हम फोकस पर रख देंगे तो ये पांचवें पॉइंट का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सर पांचवा पॉइंट हमने बैक साइड में जब लौटे हैं तो यहाँ बनाया, मतलब अनंत पर बनेगा। अगर फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और बड़ा बनेगा, इतना हमें याद रहे। अब हम बात करते हैं छठवें पॉइंट की। सर अगर वस्तु को फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में रख देंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सर दर्पण के पीछे बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा और आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, स्पष्ट है। तो ये जो अवतल दर्पण है, इसके सामने 6 स्थितियां हैं, 6 में से 5 स्थितियों में ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, बस एक स्थिति में आभासी बनाता है, ये छठवें नंबर की स्थिति। छठवें नंबर की स्थिति क्या है? फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में अगर वस्तु को रखेंगे तो आभासी बनेगा दर्पण के पीछे, बाकी हर बार वास्तविक ही बनेगा, उल्टा बनेगा। इतना याद रखना, सी से इस इधर वाले दोनों छोटे होते हैं, सी पर प्रतिबिंब बराबर बनता है और सी से इधर वाले बड़े बनते हैं। तो ये जो डायग्राम है, अगर सवाल पूछेगा भी तो सर ये डायग्राम मुश्किल से मैं 10-20 सेकंड में आराम से बना सकता हूँ। 10 से 20 सेकंड में ये चित्र बनाकर क्वेश्चन का जवाब देकर आगे भी निकल जाऊंगा, क्योंकि इसको चित्र को बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। कितना वक्त लगेगा? देखो, अगर मैं इस तरह से कर दूंगा, सर ये बनाया, ये बनाया, अनंत हो गया, ये सी हो गया, ये एफ हो गया, तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4, 5 और 6। अब यहाँ से प्रतिबिंब प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे? यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा, बात खत्म। 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5। देख लो, एक का प्रतिबिंब 1 पर, 2 का प्रतिबिंब 2 पर, 3 का प्रतिबिंब 3 पर, 4 का 4 पर, 5 का 5 पर, 6 का इधर है नहीं, खत्म हो गया पॉइंट, तो उधर आ गया। कितना टाइम लगेगा? आराम से हम इसको बनाकर और देख लेंगे वस्तु कहाँ रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसा बनेगा। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये समझ में आ गया होगा। अब देखो इसका उपयोग क्या है। अगर हम बात करते हैं, इसे ये अवतल दर्पण है, अवतल
दर्पण, इसका काम क्या है, इसका उपयोग क्या है? हम यहाँ पर उपयोग की बात करते हैं सर। उपयोग, तो ये काम क्या करता है? ये छोटी वस्तु को, छोटी से छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखा देता है। ये छोटी से छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखा देता है। तो हम कहेंगे सर ये छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाता है, दिखाता है, ये बात है। अब तुम देखो, हमें कहाँ पर छोटी से छोटी चीज को बड़ा करके देखना होता है। तो देखो, दांत का डॉक्टर, नाक का डॉक्टर, कान का डॉक्टर और गले का डॉक्टर, ये छोटी से छोटी चीजों को जूम कर करके देखेगा। तो चाहे किसी का भी डॉक्टर हो, कौन से मिरर का इस्तेमाल करेगा? इसी अवतल दर्पण का। तो हम यहाँ पर पहली बात लिखेंगे सर, ये कान नाक, कान नाक और दंत, दंत कोमा गले, गले का डॉक्टर, डॉक्टर अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का ही यूज करता है। पहला हमें ये समझ में आ गया कि सर चाहे गले का चिकित्सक है, चाहे नाक का चिकित्सक है, चाहे दांत का चिकित्सक है, चाहे कान का है, कान लिख दिया मैंने यहाँ पर, कान लिख दिया, ये चार, किसी का भी चिकित्सक है वह चीजों को जूम करके देखेगा, तो वहां पर उसको अवतल दर्पण की ही आवश्यकता पड़ेगी। अगला है सर हजामत बनाने वाला दर्पण, हजामत, हजामत बनाने बनाने वाला दर्पण। हजामत बनाने वाला दर्पण क्या है? जैसे दाढ़ी बनाते हैं, इसी को बोलते हैं हजामत। तो सर दाढ़ी बनाने वाला जो दर्पण होता है उसमें भी हम दाढ़ी के एक एक बाल को जूम करके देखते हैं कि सही कटा कि नहीं कटा, कहीं ऐसा तो नहीं स्किन कट जाएगी। तो उसको भी हम छोटे से छोटे बाल को बड़ा करके देखना चाहते हैं ताकि हमारी सेविंग अच्छी बन जाए। तो फिर वहां पर भी अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल करते हैं। तुम कहोगे सर नहीं, नाई की दुकान पर हम जाते हैं समतल दर्पण लगा है। ठीक है, समतल दर्पण लगा है, लेकिन पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे वे वो कहते थे कि भाई साहब बिल्कुल भी मैं कट ना जाऊं। तो जो हजामत बनाने वाला होता था वो इतना ध्यान रखता था कि बिल्कुल भी कट ना जाए, इसलिए उसको इस्तेमाल करने के लिए कौन सा दर्पण इस्तेमाल करता था? तो सर वही अवतल दर्पण इस्तेमाल करता था कि एक एक बाल को बड़ा करके देख लेता था, आराम से उसमें दिखाई देता था, फिर आराम से वो शेविंग करता रहता था। तो राजा साहब कटते नहीं थे। कुल मिलाकर ये है। तो हम याद रखेंगे हजामती दर्पण किसे कहा जाता है? अवतल दर्पण को हजामत बनाने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा होता है सर सोलर भट्टियों में, तीसरा इसका इस्तेमाल है सोलर भट्टियों में, सोलर भट्टियों में, सोलर भट्टियों में कैसे इस्तेमाल करते हैं? तो देखो सोलर भट्टी में क्या होता है, इस तरह से होता है, ये इस तरह से होता है कटोरे टाइप का। तो यहाँ मिरर मिरर लगे रहते हैं, प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करके ये इधर से आई इधर, प्रकाश की किरण कहीं से भी आती है तो इनको टकरा कर यहाँ डाल देता है, एक जगह इकट्ठा करता रहता है ताकि यहाँ का जो पानी है वह गर्म हो जाता है, और जब पानी गर्म हो जाता है तो वो वाष्प बनता है, और उस वाष्प को टरबाइन के ऊपर डालते हैं तो टरबाइन घूमती है, और टरबाइन घूमती है तो बिजली बन जाती है। तो इससे भी हम क्या करते हैं, सौर भट्टियां होती हैं, सौर भट्टियों में भी हम अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल करते हैं। अवतल दर्पण का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्योंकि ये प्रकाश किरणों को इकट्ठा कर देता है। देखो ये इकट्ठा कर रहा है, कैसे भी किरणें आएगी इनको इकट्ठा कर देगा, ये फैलाने का काम करता है। देखो ये फैला रहा है, इसीलिए इसको डाइवर्जेंट बोलते हैं। हम इसको लिख सकते हैं, ये किरणों को फैलाता है इसीलिए इसको डाइवर्जेंट, DIVERGENT, मतलब अपसारी, अपसारी दर्पण इसको बोल देंगे। ये जो उत्तल दर्पण है इसका एक और नाम होता है अपसारी दर्पण या फिर डाइवर्जेंट मिरर। ये जो है ये प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है, इसके लिए इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट, CON, कन्वर, VERGENT, कन्वर्जेंट मिरर, मतलब अब अभिसारी दर्पण, अभि अभिसारी दर्पण, इसको अभिसारी दर्पण बोल देते हैं। तो हमें समझ में आ गया सर ये जो अवतल दर्पण है यह प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है। तो यहाँ पर सोलर भट्टियां होती हैं उसमें बहुत सारे अवतल दर्पण लगाकर प्रकाश
किरणों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, ताकि यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है वो पानी गर्म हो जाता है। जब पानी गर्म हो जाएगा फिर खौलना स्टार्ट करेगा, उबलना स्टार्ट करेगा, फिर उसमें से भाप बनेगी। उस भाप को टरबाइन पर डालते हैं, टरबाइन घूम जाती है, उससे बन जाती है बिजली। तो कुल मिलाकर सोलर भट्टियों से भी बिजली बनाई जाती है। तो प्रश्न पूछा जाएगा कि सोलर भट्टियों में कौन से दर्पण का इस्तेमाल करते हैं, तो हम कहेंगे सर अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो अवतल दर्पण के इस्तेमाल मैंने बताए 3। पहला है सर, कोई भी चिकित्सक है, नाक का हो, गले का हो, आँख का, किसी का हो, कान का, वो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि छोटी से छोटी चीज को जूम करके देखना चाहेगा वो। अगला है सर हजामत बनाने वाला जो दर्पण होता है, उसमें भी वो भी अवतल दर्पण होता है। और है सोलर भट्टियों में अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है, और उत्तल दर्पण का इस्तेमाल हमने 2 जगह देख लिया। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये दर्पण समझ में आए होंगे। अच्छा, यहाँ एक फॉर्मूला और है, दर्पण सूत्र, इसको हम दर्पण सूत्र बोलते हैं। दर्पण फॉर्मूला हम यहाँ लिख देते हैं। कहाँ जगह है भाई साहब, यहाँ लिखते हैं। नोट पॉइंट इसको और लिख लेना, क्योंकि फॉर्मूला रह जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे दर्पण, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र जो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जहाँ f क्या है फोकस दूरी, v क्या है प्रतिबिंब की दूरी, कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, और u क्या है वस्तु की दूरी। तो देखो ये हमें एक फॉर्मूला भी याद रखना है कि सर ये दर्पणों का सूत्र होता है। पूछेगा कि दर्पण का सूत्र क्या है, तो सर दर्पण का सूत्र होता है 1/, फोकस दूरी बराबर 1/, प्रतिबिंब की दूरी प्लस 1/, वस्तु की दूरी। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये फोकस दूरी के बराबर होता है। अब इस पर डिपेंडेंट न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, डायरेक्ट तुमको वैल्यू देगा। ये 3 वेरिएबल दिख रहे हैं, 3 में से 2 वेरिएबल तुम्हें देगा, तीसरा पूछ लेगा, तो यहाँ रखना, सॉल्व कर देना। लेकिन ये याद रहे कि जब भी वेरिएबल रखो तो चिन्ह सहित रखना। यू की वैल्यू माइनस की होती है तो यहाँ माइनस रखना, वी की वैल्यू आप देख लेना, माइनस में है तो माइनस में रखना, प्लस में है तो प्लस में रख देना। एफ की वैल्यू भी देख लेना, एफ की वैल्यू प्लस में है तो प्लस में, माइनस में है तो माइनस में, मतलब चिन्ह सहित रखनी है इस फॉर्मूले में। ये होता है दर्पण सूत्र। तो कभी आपसे कोई पूछ ले कि दर्पण फॉर्मूला क्या होता है, तो वो यही होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो ये हमें समझ में आ गया सर दर्पण क्या होते हैं। तो हमने उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण बहुत ही अच्छे से कवर कर लिए। हमने देख लिया कि सर ये जो प्रतिबिंब बनने के फॉर्मूले के नियम क्या है, तो ये नियम थे, लेकिन इन नियमों को हमें याद नहीं करना, हमें बस ये वाली ट्रिक याद करनी है। ये ट्रिक याद करनी है तो सवाल फिर चाहे कैसा भी बना ले, हम आराम से बना लेंगे। 1 मिनट में ये चित्र बनाएंगे और फिर तुम 10,000 मतलब 10 सवाल पूछ लो, 10,000 नहीं, मतलब इस टॉपिक से 10,000 कहाँ बनेगी, 10 सवाल तो बन सकते हैं। 10 सवाल अगर तुम भी पूछोगे तो सर 10 के 10 सवालों का जवाब उस 1 मिनट में ही हो जाएगा, इस बात की गारंटी है। ये नोट पॉइंट बस याद करना है। और एक ये वाला कि उत्तल दर्पण तो फिक्स है, आभासी, छोटा और सीधा ही बनाएगा। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये सारी की सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। वैसे भी क्लास बहुत लंबी हो चुकी है और मुझे मालूम है कि आप लोग लंबी क्लास को बहुत ही बोरियत तरीके से देखते हो, देखते भी नहीं हो, स्किप करके भाग जाते हो। लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट होगा, जो सीरियस स्टूडेंट होगा, वह देख रहा होगा और मेरी बातों को सुन रहा होगा। तो चलिए, आपका आज बहुत समय ले लिया, तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूँ आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।